हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें अगले पार्ट को। जैसा कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है और ये मेडिएवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, तो मैं बता दूं कि मैं इसके पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। इसके पहले मैंने तुगलक वंश बताया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और फिर तुगलक की समाप्ति कैसे होती है, और जो तुगलक वंश का प्रमुख जो काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके पहले मैं आपको खिलजी वंश के बारे में बताया था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और उसके मार्केट रिफॉर्म के भी बारे में मैंने आपको बताया था, और घरेलू नीति, विदेश नीति कैसी थी, सैनिक रिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और जितने भी प्रमुख मंत्रालय हैं वो भी मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के, और अलाउद्दीन खिलजी के जो भी साम्राज्य विस्तार हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपको बताया था। और उसके पहले हमने देखा था गुलाम वंश के बारे में, और उसके पहले भी मैंने आपको राजपूतों का पतन कैसे हुआ, और जो भी चीज़ें हो रही हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल ही हो रही है। अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, ये सब मैंने बता दिया है, कैसे इस्लाम धर्म आता है, उसके बाद कॉन्क्वेस्ट चालू होता है भारत में। पहले अरबी आते हैं, उसके बाद टर्की आते हैं, उसके बाद राजपूत का ही शासनकाल चलते रहता है, तो वो समाप्ति होती है, फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो ये चीज़ें यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमें इसमें देखना है कि सैयद वंश के बारे में, और सैयद वंश ये चौथा वंश चलेगा दिल्ली सल्तनत पे। और उसके बाद पांचवा वंश भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि लोधी वंश होगा। और लोधियों की समाप्ति के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बाबर का शासन स्थापित होता है, मतलब मुगलों का शासन स्थापित होता है। तो ये मैंने बताया था। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैसे कैसे आपको बताया था कि तैमूर आक्रमण करता है, और तैमूर आक्रमण करता है तो समझिए उसका जो खिर्ज खां रहता है, तो इनका समझिए कि दिल्ली सल्तनत का एक सेना नायक ही समझिए रहता है, सेना नायक रहता है, और ये सिंध वाले इलाके में ही रहता है। और उधर से माना जाता है कि यही तैमूर को बुलाता है, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये अफगानी रहता है। लेकिन बहुत जगह पे वहाँ पे देखेंगे कि आप कन्फ्यूजन है, कहीं अफगानी बोला जाता है और कहीं इसको तुर्की बोला जाता है। मतलब ये अपने आप को जो थे, ये मोहम्मद साहब के वंशज से जोड़ के मानते थे, मतलब डायरेक्ट उनके डिसेंडेंट थे, ऐसा ये बोलते हैं खिर्ज खां जो है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो होता है कि तैमूर का आक्रमण होता है, और उसके पहले आप देखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, बहुत सारी रिफॉर्म करके गया रहता है। और तुगलक वंश के ही काल में आप देखेंगे कि दिल्ली सबसे ज़्यादा मतलब साम्राज्य विस्तार होता है, पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत दक्षिण में भी कब्जा कर लेती है, थोड़े से इलाकों को छोड़ के। फिर उसके बाद देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक आता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल से आप देखेंगे कि वो लोग जो प्रांत रहते हैं वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि जब फिरोज शाह तुगलक आएगा, तो उस टाइम जो प्रांत जाते रहते हैं उसको जाने देता है, वो मतलब जो बचा रहता है उसको ही बचा के रखता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगता है। और आप देखेंगे कि नसरुद्दीन जो ये मोहम्मद तुगलक है, उस टाइम तो पूरी तरह से मतलब समझिए कि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर है, और तुगलक वंश तो समझिए पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। और उसी टाइम देख के तैमूर भी आक्रमण करता है। तैमूर आक्रमण करता है तो ये समझिए मंगोली ही रहते हैं, मंगोल से ही निकल के तैमूरी बने रहते हैं, तैमूरी वंश भी रहता है, और तैमूरी फिर आक्रमण करता है। तो इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था तैमूर के बारे में, बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। और वही वहाँ पे खिर्ज खां इसको बुलाया रहता है। तो जब तैमूर जीत के जाता है यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत पे पूरी तरह से कब्जा उसका रहता ही है, और कब्जा रहता है। तो जो तैमूर जाता है फिर इसको करता क्या है कि खिर्ज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का गवर्नर बना के जाता है। और फिर ये क्या करता है कि अब इधर तो भाग ही चुका है महमूद, और ये क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत पे ही कब्जा कर लेता है। ऐसा होता है सिनेरियो। तो यही फिर यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना होती है, और स्थापना कौन करता है? ये खिर्ज खां करता है। और ये क्या करता है? ये सुल्तान की उपाधि ग्रहण करता है, और ये रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखता है। तो संतुष्ट तो इनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुगलक इतना सारा काम करके गए हैं। और ये जो रहता है तैमूरी का एक तो आक्रमण कराया है, जिससे कि जनता पहले से ही इसको देखना नहीं चाहती है। क्योंकि जब तैमूर आक्रमण करता है तो समझिए कि बहुत सारे लोगों के जान जाते हैं, दिल्ली में बहुत कत्लेआम कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली करीब 100 साल तक पीछे चली जाती है तैमूर के आक्रमण से, और इस वजह से जनता इसको पसंद नहीं करती है। इसी वजह से ये क्या करता है कि रैयत आला की ही उपाधि से अपने आप को खुश रखता है, कोई सुल्तान वगैरह की उपाधि ये धारण नहीं करता। यह तैमूर लंग का सेनापति रहता है, और भारत में आने में उसका साथ देता है। और भी जितने भी मतलब छोटे मोटे युद्ध होते हैं, चाहे रास्ता बताना है, कैसे दिल्ली सल्तनत को जीता जा सकता है, ये सब चीज़ें बता के फिर वहाँ पे तैमूर को भेजता है। इसी वजह से जब तैमूर जाने लगता है तो अपना सेनापति इसको बना लेता है। पहले तो ये दिल्ली सल्तनत का सेनापति रहता है, लेकिन तैमूर जब जीतता है और जीत के जाने लगता है तो इसको अपना सेनापति बना लेता है, और इसको मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सेनापति बना के चला जाता है। और जैसे सेनापति बना के जाता है तो ये समझिए दिल्ली सल्तनत पे भी कब्जा कर लेता है। वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है परमानेंट जो शासक होना चाहिए मजबूत।
और इसके मान लीजिए कि इसी के काल में जो है ये पंजाब, लाहौर फिर से अधीन हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में। तो ये अपने आज़ादी की घोषणा से जितने भी प्रांत है कर ही देते हैं जैसे ही सेंटर कमज़ोर होता है, और फिर जैसे ही सेंटर मजबूत होता है तो फिर से कब्जा करना शुरू करता है। तो अब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और फिर जो इलाका रहता है उनको जीतना शुरू करता है। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत ज़्यादातर इलाकों को जीत नहीं पाएगी, छोटे से इलाकों में ही राज करते हैं। राजपूत इधर आज़ाद हो जाते हैं, बंगाल भी उधर आज़ाद है, जौनपुर भी देखेंगे कि आज़ाद है, और पंजाब और ये लाहौर वाला इलाका को तो ये कब्जा करता है। लेकिन अब दक्षिण भारत पूरी तरह से चला गया है समझिए वहाँ पे। और ये लोग हैं तो ये जो सैयद वंश वाले थे, तो जैसा मैंने पहले ही बताया पैगंबर मोहम्मद के वंशज बताते थे अपने आप को, और ऐसा माना भी गया है कि यह अरब तरफ से ही आए थे और उनके वंशज थे शायद ही। और ये जो सल्तनत काल है और इस पे शासन करने वाले ये एकमात्र ही जो थे ये सिया वंशीय शासक थे। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, एकमात्र सिया वंशीय शासक थे। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये तैमूर के अधीन था? तो जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, तो वहाँ पे भी जो तैमूरी वंश चल रहा था, तो तैमूर की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो रहता है वो शाहरुख रहता है और वो शासक बनता है। और फिर शाहरुख का जब खुतवा पढ़वाया जाता है, खुतवा मतलब कि जो शासक रहता है उसकी बड़ाइयाँ की जाती हैं, तो उसमें एक बार इसके भी नाम का उल्लेख रहता है। तभी जाके हमें पता चलता है कि ये तैमूरी के ही अधीन रहता है इस टाइम तक, जो खिलजी खां रहता है। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, आप देखेंगे 1421 में लगभग मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो अगला शासक बनता है ये मुबारक शाह बन जाता है अगला शासक। और मुबारक शाह फिर सुल्तान की उपाधि धारण करता है और ये एक महान शासक भी इसको माना जाता है। तो अपने शासनकाल में ही भटिंडा और दोआब का क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था। तो ये भटिंडा और जो दोआब का क्षेत्र रहता है उसमें बहुत विद्रोह होते रहता है, तो उसका फिर ये दमन किया रहता है जो मुबारक शाह रहता है। और ये खिलजी खां का पुत्र रहता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यमुना के तट पे ये क्या क्या रहता है, मुबारकबाद जो शहर रहता है नगर की स्थापना करता है। तो नगर का मैंने पहले भी बताया आपको कि नगर की इंपॉर्टेंट इसलिए बढ़ जाती है कि नगर से ही इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी मतलब नगर आज अगर दिल्ली इतना बड़ा सिटी है, दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे गवर्नमेंट को रेवेन्यू इन्हीं सब सिटी से आती है। सिटी मतलब वहाँ पे ट्रेडर आएंगे, वहाँ पे ट्रेडर आएंगे तो आपको होटलें चाहिए, कंपनियां लगेंगी, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, फिर पब्लिक आएगा, उनको सैलरी मिलेगी, फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस सब वजह से नगर बसाई जाती थी। तो ये नगर बसाता है मुबारकबाद। और सर हिंदी एक लेखक रहते हैं, तो उनसे हमें इसके इतिहास के बारे में पता चलती है। तारीख़ मुबारक शाही उन्होंने एक बुक लिखी है, तो उनसे हमें ज़्यादातर इसके इतिहास के बारे में ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। और इसका देखेंगे सरदार सरवर मुल्क रहता है एक, और ये पदयंत्र करता है, इसका सेनापति समझिए रहता है, सेनापति रहता है, ये पदयंत्र करता है। तो ये दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि ये चलते ही रहता है। और ये पदयंत्र करके इसको क्या कर देता है कि हत्या करा देता है और फिर मोहम्मद शाह को शासक बनाता है, मोहम्मद शाह को। और इसकी खास मतलब इतिहास रहती नहीं है, ये शासन तो समझिए कि करना चाहता है अच्छे से, फिर समझिए कि दिल्ली जो रहती है उसको कंसोलिडेट करना चाहता है। लेकिन एक बार समझिए कि जब दिल्ली मतलब कोई भी साम्राज्य विघटन होना शुरू हो जाता है, तो कितने भी अच्छे शासक आ जाए लेकिन वो समझिए कि नहीं रुकता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ें दिल्ली सल्तनत के साथ चलती है। अच्छे शासक एक दो तो आते हैं लेकिन दिल्ली को जोड़ के नहीं रख पाते, ये आपको समझनी पड़ेगी। मतलब फिर से सल्तनत को खड़ा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बांध होता है, तो बांध होता है तो आप समझिए कि सब कुछ आप करते हैं जब तक पानी रुका है, लेकिन एक बार बांध टूट गया तो वहाँ से भागना ही पड़ता है। कितने भी अच्छे कारीगर को बुला ले आप, जब तक वो मतलब पूरी तरह से पानी निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार जब मतलब टूटना कोई सल्तनत चालू होता है तो अच्छे शासक तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा शासक नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाहे बहुत सारी बुक में लिखा रहता है उसके बाद कोई अच्छा शासक नहीं होता, लेकिन शासक होते हैं। लेकिन मतलब एक बार समझिए बांध जब टूट गया तो वो बाहर आना ही। कैसा आप बांध का बेस तैयार कर रहे हैं, कैसा बेस बना रहे हैं, ये चीज़ें पहले ही आपको सोचनी पड़ेगी। तो जो साम्राज्य स्थापित होता है तो उसका बेस पहले ही बनता है। कैसी तुम व्यवस्था कर रहे हो, सामाजिक रिफॉर्म कर रहे कि नहीं, बराबरी का मौका दे रहे कि नहीं सभी लोगों को, तो वो सब चीज़ें रहती हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के कोई भी सुल्तान अभी तक नहीं किया। अभी तक किसी भी हिंदुओं को साथ में जोड़ा नहीं गया। अब मुगल साम्राज्य स्थापित होगा और वो भी पहले नहीं है, अकबर जब आएगा तब जाके जोड़ना शुरू किया जाएगा। और अकबर जब जोड़ना शुरू करेगा तो वहाँ पे फिर राजपूत इसको जीत के देंगे। मतलब कि मुगलों का इंडियनाइजेशन होता है, वहाँ पे भारतीकरण किया जाता है। ये मैं आपको वहाँ पे बताऊँ, ये चीज़ें चलती है। और मोहम्मद शाह फिर उसके बाद शासनकाल में आता है और 6 महीने तक देखेंगे कि वास्तविक जो सत्ता रहता है ये वजीर के पास ही रहता है। इसको वजीर बना देता है ये, और खाने जहाँ की उपाधि तो दे ही देता है। और इसके पास ही समझिए पूरी तरह से शासक का बागडोर रहता है। सरवर मुल्क जो रहता है और सहयोग वजीर सरवर मुल्क। और बाद में ये क्या करता है कि अब इसको लगने लगता है कि सारा पावर तो इसी के पास है, तो ये षड्यंत्र रचता है। और षड्यंत्र रच के फिर क्या करता है कि वजीर की ही अपने सरवर मुल्क की हत्या करा देता है। और हत्या करा देता है तो फिर इससे जो जनता रहते हैं वो चिढ़
रह भी जाते हैं, क्योंकि यही शासन में इसको लाता है और फिर यही इसकी मृत्यु करा दे। और मतलब इसको एक अयोग्य शासक माना जाता है, और जो सरवर मुल्क इसकी मदद भी कर रहा है और जितने भी इलाके हैं उसको फिर से जीतने की कोशिश कर रहा है उसको मरवा देता है। इस वजह से होता क्या है कि जितने भी इलाके रहते हैं वो तो स्वतंत्रता की अपनी घोषणा करते ही रहते हैं। मतलब दिल्ली के आसपास वाले ही इलाकों में अब इनका शासन रह जाता है, ज़्यादातर शासन रहता नहीं है। और फिर जौनपुर के शासक ने सल्तनत के कई जिले अपने अधीन कर लेता है। तो जौनपुर के जो शासक रहते हैं वो समझिए कि जीत लेता है अब दिल्ली के कई इलाकों को। तो आप इसे समझ सकते हैं मतलब दिल्ली कितना कमज़ोर हुआ है कि जौनपुर यहाँ पे इनके इलाकों को जीत रहा है। उसके बाद देखेंगे मालवा का जो रहता है महमूद खिलजी, ये दिल्ली पे आक्रमण करता है। और दिल्ली पे आक्रमण करने का मतलब साहस करता है, जो कि पहले दिल्ली पे कोई आक्रमण नहीं करता था। दिल्ली वाले मतलब जो सुल्तान बैठे रहते थे वो अदर इलाकों पे आक्रमण करते थे। और ये करता है कि लाहौर और मुल्तान का जो शासक था बहलोल खां लोदी ने सुल्तान की सहायता भी की। मतलब यही अब देखिए सुल्तान की सहायता करता है। और क्या करेगा बहलोल खां जो लोदी रहता है, ये जब मोहम्मद खिलजी आक्रमण करता है तो क्या करेगा कि इसकी मोहम्मद की सहायता तो करेगा, लेकिन समझिए ये फिर क्या करेगा शासन को पूरी तरह से पलट देगा और यहाँ पे अब लोदी वंश की स्थापना कर देगा। यही बहलोल खां लोदी रहता है। सुल्तान ने फिर खाना की उपाधि देता है इसको, जब इसकी मदद करता है। ये जब महमूद खिलजी आक्रमण करता है, मालवा का शासक रहता है, ये मालवा वाले इलाकों में शासन करते रहता है। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो रहता है अलाउद्दीन, और इसको आलम शाह भी बोलते हैं, आलम शाह के उपनाम से गद्दी पे बैठता है। और ये सबसे अयोग्य शासक रहता है। समझिए आलम शाह जो रहता है सबसे अयोग्य शासक रहता है। और दिल्ली इस टाइम तक आप देखेंगे कि मतलब दिल्ली कुछ इलाकों में ही आके सिमट गई रहती है। दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र पे ही इनका कब्जा रहता है। और फिर जो ये बहलोल लोदी मदद किया रहता है, तो इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह के ये लाहौर का देखेंगे कि गवर्नर रहता है समझिए। और फिर लाहौर का ये तो रहता है और इसको अब डर सताए रहता है जो आलम शाह देखेंगे कि अब कहीं ये बहलोल लोदी आक्रमण करके कब्जा ना कर ले मतलब दिल्ली के गद्दी पे। और इसके वजह से ये बदायूं भाग जाता है, मतलब बदायूं राजधानी को लेके चला जाता है और राजधानी को बदायूं लेके जाता है और वहाँ पे भोग विलास में पूरी तरह से डूब जाता है। और फिर इसी का मंत्री एक रहता है, हमीद खान नाम रहता है, वही फिर क्या करता है बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है कि इस मतलब बेवकूफ़ को जल्दी से हटाओ और यहाँ पे अपना शासन स्थापित करो। और फिर यही आता है बहलोल लोदी और इसको मतलब समझिए अब दिल्ली के गद्दी पे अपना अधिकार कर लेता है। और फिर अब देखेंगे कि जो ये आलम शाह रहता है ये आके खुद इसको गद्दी सौंप देता है और अपना जो बदायूं का रहता है ये जागीर लेके फिर वहाँ पे चला जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और समझिए यहाँ पे सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है। तो अब हम देखेंगे लोदी वंश। तो लोदी वंश स्थापना हो ही गई, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। आलम शाह इसका शासनकाल, बहलोल लोदी जो रहता है ये लाहौर का गवर्नर रहता है और इसके भय से आप देखेंगे दिल्ली छोड़ के ये बदायूं चला जाता है। और फिर उसका मंत्री जो हामिद जो रहता है ये बहलोल लोदी को आमंत्रित करता है और आलम शाह जो रहता है ये बहलोल लोदी को पूरी तरह से मतलब सत्ता सौंप के और खुद बदायूं चला जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से समझिए सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश हमें देखना है और पहला जो शासक है इसमें बहलोल लोदी है। और आप देखेंगे कि जो लोदी वंश रहता है ये सबसे ज़्यादा ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक इन्हीं का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पर। लगभग 38 वर्ष तक बहलोल लोदी ये शासन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सुल्तान राज करने वाला होता है दिल्ली सल्तनत पे ये करता है। और इनका वंश भी सबसे ज़्यादातर शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। और ये जो रहता है ये शाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। तो उपाधि से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी में नहीं आएगा। तो ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा सबसे मतलब लंबे समय तक दिल्ली शासन तो किया ही, और जो दिल्ली सल्तनत का मतलब खोई हुई जो प्रतिष्ठा रहती है उसको पुनर्स्थापित करता है। तो अब मतलब ये थोड़े से इलाकों को जीतना है। तो जैसा मैंने बताया अब जीतने से कुछ होगा नहीं। अब मतलब ये समझिए पूरी तरह से इनके समाप्ति का दिन आ गया है। अब कुछ दिनों में ये पूरी तरह से जो सल्तनत है ये समाप्ति के कगार पे आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि आपको एक बार जब कोई साम्राज्य विघटित होने लगता है तो वो विघटित होते चला जाता है। जैसे आप मौर्य भी देखेंगे, गुप्ता देखिए, हर्षवर्धन देखिए, राजपूतों का देखिए जो गुर्जर प्रतिहार के बाद क्या हाल होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें चलते रहती हैं। और जो लोदी वंश है तो यही माना जाता है कि दिल्ली पे प्रथम अफगान राज्य की स्थापना होती है। वह अफगान समझिए, और अफगान समझिए एक्टिव तो हैं, पहले से ही एक्टिव है। आपको पता होनी चाहिए कि बंगाल में भी एक्टिव थे बंगाल अफगान जब शुरू में आए थे, और उसके बाद सिंध वाले इलाकों में भी अफगान एक्टिव थे पहले। और यहाँ पे पहली मानी जाती है कि अफगान वंश की स्थापना होती दिल्ली सल्तनत। और उसने अब ये क्या करता है कि टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित करवाता है। अब तो अकबर के समय तक ये सिक्का चलते रहेगा, क्योंकि लोगों को आदत हो गई रहती है बार बार नोटबंदी
करना भी सही नहीं होता, जैसा कि आपको पता है। तो ये 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी सिक्का चलाता है। तो अब लोधी वंश पहला है तो इसको सिक्का मतलब समझिए इसलिए भी चलाता है कि अब मेरे नाम का भी सिक्का चलनी चाहिए, इस वजह से ये चलाता है, क्योंकि अब तुर्की ही थे सब पहले के। एक आप देखेंगे कि मतलब जो खिलजी हैं तो उनको तुर्की अफगान बोला जाता है। तो ये यूपीएससी में आया भी है, तो उनको ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो तुर्की थे कि अफगानी थे, लेकिन यूपीएससी वहाँ पे शब्द जो यूज करता है तो तुर्को अफगान यूज करता है वहाँ पे। और ये अभी जो है ये अफगानी है, और वो अपने राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने राज दरबारियों के बीच में बैठता था। मतलब ऐसा है कि जो ये रहता है तो अब ये अफगानी है, और पहले से जो थे तो ये तुर्की होंगे, जो जितने भी राज दरबार में होंगे। और तुर्की जो अपने आप को मानते हैं सबसे ऊपर मानते हैं, मतलब वो अपने आप को उत्तम किस्म के जो नस्ल के मानते हैं तुर्की। आप देखेंगे कि अरबियों को वहाँ पे जब अरबी पे पहले अब अफगानिस्तान वाले इलाकों में ही समझिए अरबी जो गजनबी साम्राज्य की स्थापना होती है, तो वहाँ पे तुर्की देखते हैं कि उनको रिप्लेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये अफगानी सल्तनत ही चल रहा है अभी दिल्ली सल्तनत पे, फिर इसको जो रहेंगे ये मुगल रिप्लेस कर देंगे। मतलब इन लोगों को जहाँ जहाँ इनका शासन रहता है अफगानियों का, तो ये अफगानियों को तुर्की जो थे ये उत्तम किस्म का नहीं समझते थे, इस वजह से इनको रिप्लेस कर देते थे। अब मान लीजिए अभी शासन में कौन है, अफगानी है, तो अफगानी को इज्जत तो देनी ही पड़ेगी तुर्कियों को। तो ये इज्जत देता है राज दरबार में, क्योंकि अभी तो होंगे तो वो पहले से जो तुर्की आ रहे हैं चलते हुए शासन चलते आ रहा है, तो उनके ही सब आदमी होंगे, और तुर्क ही सरकारी कामों में भरे हुए होंगे और राज दरबार में। इस वजह से ये तुर्कों को इज्जत देने के लिए जब वो खड़े रहते हैं तो ये भी खड़ा रहता है, और फिर उनको मकसद अली कह के पुकारा करता था। फिर उनके खड़े रहने पे खड़े रहता था, उनके बीच में जाके बैठता था। और ये सब जो है हमें पता चलती है। अब्दुल्ला एक लेखक है, उसकी पुस्तक है तारीख़ दाऊदी, उससे हमें इस सब के बारे में पता चलती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। और फिर ये करता क्या है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जौनपुर तो देखेंगे कि स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका है और दिल्ली के कुछ पार्ट को भी जीत चुका है, लेकिन ये करता है कि दिल्ली के जो सरकी सुल्तान रहते हैं मोहम्मद शाह, इनको युद्ध में पराजित करता है और फिर अपने में मिला लेता है, जो ये बहलोल लोधी रहता है। और फिर ग्वालियर का एक अभियान, मतलब समझिए कि ग्वालियर में विद्रोह हो रहे थे, तो वहाँ पे गया रहता है विद्रोह को दबाने के लिए, और वहीं से लौटते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने बहलोली सिक्का भी चलवाया था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। तो ये कुछ प्रमुख कार्य कर रहा है। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी। तो अब इन लोगों का मतलब अंत पास में ही है, समझिए। सिकंदर लोदी आता है और ये भूमि के माप हेतु गजे सिकंदरी की जो मापन प्रणाली है ये प्रचलित कराता है। गजे सिकंदरी नामक एक मापन प्रणाली निकालता है, क्योंकि भूमि के बिना नाप के आप जानते हैं कि कृषि में कितना भी आप उपज कर ले, अब आपको नापने का ही पता नहीं है तो वहाँ पे टैक्स का आप सही से अनुमान नहीं लगा सकता। तो फिर ये मापने के लिए नया ये तरकीब लाता है, जिससे नाप के और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना टैक्स आना चाहिए। वो ये सब व्यवस्था करता है। मतलब ये दिल्ली सल्तनत को फिर से चाहते हैं कि ये लोग उठाएं, लेकिन उठता नहीं है। दिल्ली सल्तनत है कि अब समझिए डिक्लाइन की तरफ मुड़ चला है। और ये बहलोल का पुत्र रहता है। आपको सिकंदर लोदी के बारे में पता होनी चाहिए। और इसका निजाम नाम था, सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पे बैठा था, इसीलिए सिकंदर लोदी इसको बोलते हैं। और ये सर्वाधिक उत्तम शासक माना जाता है इस वंश का। मतलब समझिए लोदियों में सबसे उत्तम था ये, लेकिन फिर भी ये नहीं बचा पाएगा दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन। और हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा देता है तथा मंदिरों में मूर्तियों को नष्ट करा देता है। तो अब इसको भी क्या करना है, उलेमाओं को खुश करना है, क्योंकि एक तो पहले नंबर की तुर्कियों को मिला है शासन करने का अधिकार जो खलीफा है, लेकिन ये लोदी शासन कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, दिखाएगा खलीफा को कि हम तुर्कियों से भी ज़्यादा यहाँ पे बदतर हालत कर रहे हैं हिंदुओं की। जितने संस्कार है उस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, मंदिरों को तुड़वा रहे हैं, मूर्तियों को नष्ट करा रहे हैं। और क्या करता है कि मूर्ति तोड़वा के कसाईयों को मांस तौलने के लिए भी ये दे देता है। तो इसमें लिखा हुआ है उसने नगरकोट की जो ज्वालामुखी मंदिर रहती है उसको तोड़ के, और मंदिर का जो टुकड़ा रहता है उसको मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे देता है, जैसा मैंने बताया। और आपको ये भी समझनी पड़ेगी, अमीरों को सामान तो दे रहा है ये, अमीरों को जो पहले से राज दरबारी है उनको सम्मान देता है, लेकिन उनसे दूरी बना के भी रखता है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग हैं तो शासन को पलटने में पहले से ही काम कर रहे हैं। कितने राजा को भी मरवाए हैं ये, मतलब सल्तनत काल के जो सुल्तान होते हैं, कितनी बार इन्होंने गद्दी पे दूसरों को बैठाया, तो इनसे दूरी भी बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि इनसे दूरी नहीं बनाता। तो सुल्तान को पता रहता है, वो चीज़ें करता तो है, लेकिन जब उससे इंटेलिजेंट और उससे मजबूत लोग आता है तो वहाँ पे सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुल्तान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी होता है। और फिर करता क्या है कि जो
मुहर्रम पे ताजिया निकाला जाता है उस पर रोक लगा देता है, हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगा देता है। तो अब आपको पता होनी चाहिए मुहर्रम पे जो ताजिया निकलेगी उस पर क्यों रोक लगाएगा, क्योंकि इस सब में पैसा लगता था। तो ये सोचता था कि ये सब फिजूल खर्च है। और फिर दूसरा बात है कि जो उलेमा रहते हैं, चाहे जो समझिए आज बाबा को आप देखेंगे, तो उन लोगों की प्रसिद्धि धीरे धीरे जनता बढ़ा देती थी, वही चीज़ों पर रोक लगाना चाहता था। ये सब मुहर्रम ताजिया इन सब पे जाने पर रोक ही लगा देता है ताकि इन लोगों की प्रसिद्धि ना बढ़े। और इस टाइम में आप देखेंगे कि सूफी आंदोलन भी शुरू हो गया है, और सूफी आंदोलन में बहुत सारे संत आते हैं जिनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। जैसे निजामुद्दीन औलिया के आप नाम सुनेंगे, उनकी प्रसिद्धि भी बहुत बढ़ और वैसे बहुत सारे संत रहते हैं जिनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। तो इन सब पे भी ये लगाम लगाना चाहता है, और इस सब वजह से मुहर्रम ताजिया ये सब बंद कराता है ताकि इन लोगों के पास अगर कोई जाए ही ना, समझिए, तो जाएगा नहीं तो फिर उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई बाबा है, कोई भी बाबा हो, तो सरकार क्या करे कि उन पे रोक लगा दे कि कोई भी अगर वो सम्मेलन करते हैं या फिर कहीं भाषण का आयोजन होता है तो वहाँ पे जनता नहीं जाएगी, इस पे रोक लगा। टीवी चैनल को बोल दे कि उनकी जो टेलीकास्ट है वो नहीं करनी है, जो कि अभी किया ही जाता है कुछ आप देखेंगे एरिया में जिनको प्रसिद्धि से रोकना है। तो ये सब अगर व्यवस्था सरकार कर दे तो उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम हो जाएगी। वही चीज़ें यहाँ पे की जाती है, प्रसिद्धि कम की जाती है, क्योंकि ये लोग सुल्तान तक को प्रभावित कर देते थे वहाँ पे। जैसे आज भी आप देखेंगे कि जो बाबा लोग होते हैं तो वो वोट दिलवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और फिर बाबाओं को वहाँ पे खुश किया ही जाता है। बाबा जिधर हाथ फेर देते हैं वहाँ पे वोट की अंबार सी लग जाती है। तो वो व्यवस्था रहती है। तो फिर इन लोगों को मतलब पावर जितना रहता है इनको टैकल किया जाता है, और फिर हिंदुओं पे दोबारा जजिया कर लगा दिया जाता है। जजिया कर इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि पैसा की जरूरत है, और धीरे धीरे साम्राज्य डिक्लाइन हो ही रहा है। जितनी सैनिक स्ट्रेंथ थी वो कम हो ही चुकी है, और जब पानीपत का युद्ध होगा तो उसमें देखेंगे कि इनके पास सेना बची ही नहीं रहती है। लगभग समझिए 40-50 हजार ही सेना बच जाती है दिल्ली सल्तनत के पास, जो कि आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक रहता है तो 3.5 लाख सैनिकों को एडवांस में सैलरी दिया रहता है। आज आप देखेंगे कि मतलब जब पानीपत का युद्ध होगा तो लगभग इनके पास 40-50 हजार ही सेना रह जाती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा युद्ध के टाइम। और फिर होता है क्या है, जो सिकंदर लोदी रहता है तो ये 1504 में आगरा शहर की भी स्थापना करता है, और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बना देता है। तो ये समझिए कि मतलब दिल्ली से ये राजधानी वहाँ पे ले जाता है आगरा शहर बना के। और उसी टाइम आप देखेंगे कि अब बाबर आक्रमण करेगा तो जो राणा सांगा रहेगा वो बोलेगा कि तुम आक्रमण करो यहाँ पे। तो आमंत्रण तो दौलत खां और जो इसका चाचा आलम खां रहता है वो आमंत्रण देंगे बाबर को, लेकिन जो राणा सांगा रहता है वो भी हामी भर देता है कि तुम वहाँ पे आगरा पे शासन करना वहाँ से, क्योंकि आगरा शहर अब बन गई है, वहीं पे ये लोग शासन कर रहे हैं। तो वो बोलेगा जो राणा सांगा है वो कि तुम वहाँ पे आक्रमण करके वहाँ पे शासन करो, और राजपूत वाले इलाके पे राणा सांगा रहता है वो बोलता है मैं शासन करूँगा, लेकिन बाद में मदद इसकी नहीं करता है। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये राजधानी को लेके चला जाता है वहाँ पे आगरा में। और सिकंदर लोदी है तो ये गुररुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। और ये करता क्या है कि कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराता है, और 1505 ईस्वी में दिल्ली स्थित जो मोट की मस्जिद है ये लोदी वंश का सबसे उत्तम माना जाता है कि ये नमूना है इनके आर्किटेक्चर का। तो ये आपको बताऊंगा मैं आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। और अगला जो है समझिए कि इसका जो शासन काल के बाद इब्राहिम लोदी आता है, लेकिन ये जो रहता है तो समझिए ये ऐसा नहीं है, ये दान व्यवस्था वगैरह भी चालू रहता है, और उसके बाद भी आप देखेंगे गरीबों की सहायता करता है, और खाद्यान्न अनाज कर रहता है इसको भी समाप्ति कर देता है। व्यापार पे जो प्रतिबंध लगा रहता है पहले से उन सबको भी हटाता है ताकि जो टैक्स है वो आ सके, और जो गरीबों की अब मदद करिएगा तो वहाँ पे सेंटीमेंट क्रिएट होगा। तो इकोनॉमिक व्यवस्था पे कर आती है उससे, ये आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जनता नाखुश तो थी ही, यहाँ पे कोई भी शासन आ जाए तो इन लोगों को अभी कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया है वहाँ पे, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसको माना जाता है कि ये कबीर का समकालीन था जो ये सिकंदर लोदी था। और एक आयुर्वेद जो ग्रंथ रहता है उसको फारसी में भी अनुवाद कराता है जिसका नाम फरहग सिकंदरी रखा जाता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसका 1517 ईस्वी में देखेंगे कि मृत्यु हो जाती है, और फिर इसका पुत्र रहता है इब्राहिम लोदी शाह की उपाधि से बैठता है आगरा की गद्दी पे। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इब्राहिम लोदी जो रहता है ये दरबार का शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाता है। तो अब जो शक्तिशाली सरदार है उनकी दमन की नीति अपनाता है, और इसी दमन की नीति के कारण अभी किसी का सुनता ही नहीं है। और दौलत खां जो रहता है ये समझिए सरदार ही, या फिर आप समझिए एक प्रांतपति रहता है, ये भागता है यहाँ से। और इसका चाचा आलम खां रहता है, ये भी समझिए कि इससे परेशान हो जाता है, इतना दमन का नीति चलाता है ये, इस वजह से वो भाग जाता है वहाँ पे लाहौर वाले इलाके में। और फिर वहाँ से ये लोग दोनों मिल के बोलते हैं कि अब बुलाया जाए बाबर को, क्योंकि ये मानता तो है नहीं। और अब होगा कि 1518 में इब्राहिम लोदी और
जो राणा सांगा रहता है उससे युद्ध हुआ रहता है। घटौली का युद्ध बोला जाता है उसको। घटौली का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा मतलब इनका बुरा हाल कर देता है इब्राहिम लोदी का। और उसमें क्या होता है कि राणा सांगा का एक हाथ चला जाता है। और यही सब देख के जो इसका चाचा रहता है आलम खां, ये दौलत खां के पास पहुंचता है और बोलता है कि बाबर को अब आमंत्रित किया जाए, नहीं तो दिल्ली सल्तनत पे जो मुस्लिम शासन स्थापित है ये अब समाप्त हो जाएगा। अगर एक बार भी राणा सांगा फिर से आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत खोनी पड़ेगी और फिर से राजपूतों के हाथ में चली जाएगी। तो मुस्लिमों का शासन अगर स्थापित करना है तो बाबर को बुलाओ और यहाँ से मतलब वो लोदियों को हटाओ और बाबर ही शासन करे, राजपूतों का शासन नहीं है, नहीं तो जितनी मुस्लिम नोबिलिटी है उसको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर वहाँ पे ये लोग बाबर को बुलाते हैं। और फिर ये करता क्या है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए, अपने भाई को क्या करता है कि जौनपुर जीत तो चुका ही रहता है, सिकंदर लोदी जौनपुर को जीत चुका रहता है। तो फिर ये अपने भाई को क्या करता है, जौनपुर दे देता है। दे के फिर क्या करता है, अपने भाई की ही मृत्यु करा के फिर से जौनपुर पे अपना कब्जा कर लेता है। मतलब ऐसी इसकी व्यवस्था रहती है जिससे पब्लिक भी चिढ़ जाती है, इसके जितने नोबिलिटी और जितने भी लोग हैं इसकी मदद करने वाले, चाहे जितने भी दरबार में लोग हैं सभी चिढ़ जाते हैं, फिर इसको चीर के हटाना ही चाहते थे। और प्रमुख जो अफगान सरदार था दौलत खां लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी का जो चाचा रहता है आलम खां नाम रहता है, आलम खां यहाँ पे लिखा भी है, आलम खां रहता है। और सत्ता समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो भारत पे वो आक्रमण तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि आओ हम भी मदद करेंगे। लेकिन बाबर इतना बेवकूफ़ नहीं है वहाँ पे कि आ जाएगा। लेकिन बाबर को समरकंद वाला इलाका जीतने का ज़्यादातर चाहत रहता है, लेकिन ये इधर आना नहीं चाहता है। तो उधर वाला में जो डिफ़िकल्ट इलाका है, जैसे आप मान लीजिए कि ये रहता है तैमूरी शासन, तो इधर वाला इलाका जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इधर भारत में बढ़ने पे कोई भी शासक जल्दी से सफल हो जा रहा है और बाबर को आने का मन नहीं रहता। वो अपने जो पहले वाला इलाका रहता है वही जीतने को चाहता है, लेकिन अभी काबुल में रहता है, वो भाग के वहाँ से आया रहता है और जीतना चाहता है समरकंद को। लेकिन फिर यहाँ पे बुलाया जाता है और यहाँ पे जब आता है और देखता है कि इतना आसानी वे में यहाँ पे शासन स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे गोरी को बार बार वहाँ से ढकेला जाता है जब सैल्यूक रहते हैं उधर पे, तो फिर ये इधर भागते हैं गोरी। वैसे ही होता है जब वो बाबर समरकंदियों से नहीं जीतता है तो फिर ये इधर भागता है बाबर, और इधर आमंत्रण भी मिल जाता है। और दिल्ली पे उसको पता ही, जब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध होता है तब भी मतलब ये खबर तो उसको पता ही रहती है बाबर को कि यहाँ पे कैसा बुरा हाल हो चुका है इब्राहिम का, कि मतलब एक छोटा सा सेना लेके जो राजपूत हैं इनको हरा दिया है। तो राजपूत बोलते हैं कि हरा दिए हैं, और ये जो दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी हैं उनके इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पे राजपूत हारे थे। लेकिन यहाँ पे समझिए कोई क्लियरिफिकेशन हुआ नहीं था, दोनों अपना सेना लेके पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राणा सांगा की एक हाथ चली जाती है, लेकिन इब्राहिम लोदी की भी पता चल जाती है कि अब दिल्ली सल्तनत में कोई पावरफुल है ही नहीं। और फिर बाबर को ये जब बात पता चलती है तो वो आता भी है, और इधर जो राणा सांगा रहता है वो इनसे चिढ़ा भी रहता है। तो वो बोलता है तुम आओ, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा, तुम लाहौर वाले इलाके पे शासन करना और फिर मैं अपने राजपूताना वाले इलाके पे शासन करूँगा। और फिर इसी वजह से बाबर आता है, क्योंकि ये राणा सांगा जो रहता है ये हामी भर देता है। तो जो ये इसका दौलत खां सरदार रहता है और इसके चाचा आलम खां के कहने से नहीं आता, जब तक राणा सांगा हामी नहीं भरता फिर वो आता है। और फिर आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध शुरू होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर के हाथों मारा जाता है। और ये जो होता है इब्राहिम लोदी, ये पहला शासक रहता है जो कि युद्ध बैटल में मारा जाता है दिल्ली सल्तनत का, और बाबर के हाथों मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाता है और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक रहता है। तो ये करते क्या है कि समझिए कि सीधे टारगेट करते हैं इब्राहिम लोदी को। जैसा कि आप देखेंगे कि पानीपत का द्वितीय जब युद्ध होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हेमू के आंख में एक तीर आके लग जाती है, उसके वजह से मतलब पूरी तरह से युद्ध का रुख ही चेंज हो जाता है। और वहाँ पे हिंदू शासन यहाँ स्थापित होता है जो हेमू है, लेकिन वहाँ पे यही होता है कि एक आंख में उसके तीर लगने से पूरी तरह से वहाँ पे समझिए युद्ध का माहौल ही चेंज होता है, जीतते जीतते हेमू हार जाता है। वहाँ पे यही चीज़ें होती है। ये बाबर क्या करता है, टारगेट करता है पहले इब्राहिम लोदी को। युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है वहाँ पे और सेना में खलबली मच जाती है। तो ये पालकी में बैठा रहता है और पालकी हाथी के ऊपर रहती है, उस पर बैठा रहता है और इसको टारगेट करके मारा जाता है इब्राहिम लोदी को। और समझिए कि 3 बजे युद्ध शुरू होती है, 5 बजे युद्ध खत्म हो जाती है। वहाँ पे इनके सारे सैनिक जो रहते हैं ये सरेंडर कर देते हैं। तो बाबर को पता चलता है इतना आसानी से अगर जीतना होता तो हम यहाँ पे पहले ही आ गए होते। लेकिन फिर बाबर को ये भी पता रहता है कि असली युद्ध तो अब है राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा के साथ युद्ध होगी खानवा का युद्ध में। देखेंगे कि राणा सांगा भी हार जाएगा वहाँ पे। और फिर बाबर बहुत सारे मतलब सैनिकों को बोलता है शराब नहीं पीना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर जिहाद का नारा देता है, बहुत सारी चीजें करता है और मोटिवेट करता है, तब जाके खानवा का युद्ध जीतता है राणा सांगा के साथ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो लेकिन होगा जब हम मुगलों को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये चीजें कंप्लीट होती हैं। इतने वंश को मैंने आपको बता दिया। तो अफगान में
उत्साह की भावना का उदय। तो ये हारने का कारण है, जो पानीपत युद्ध जो है ये कैसे हार जाता है इब्राहिम लोदी। तो अफगानों में उत्साह की भावना जो थी ये कम थी, उदय थी नहीं कि उत्साह के साथ वो युद्ध करे। तो अफगानी ये तो समझिए डगमगाते हुए शासन करते हैं, डगमगाते हुए करते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो बाबर आता है तो उसमें इतनी उत्साह रहती है क्योंकि उसको उधर जीत मिल नहीं रही है, कबीला टाइप का बना के रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है और इनको हरा भी देता है आराम से। और बाबर को अपार जो धन रहती है उसको प्राप्ति होती है, और अपार धन की जब प्राप्ति होती है तो उसको पता चलता है कि भारत में कितना धन है। तो वो तो भारत में धन पहले से ही रहता है, इस वजह से आक्रमण होते रहते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो बाबर की कठिनाई जितनी भी रहती है वो समाप्त हो जाती है। बाबर की कठिनाई जो समरकंद इलाके को जीतना चाहता है, बार बार वहाँ पे इसको हराया जाता है, वहाँ से भागता है फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख रहा है आसानी से जीत जाता है, फिर इसके कठिनाइयों का अंत होता है। लेकिन फिर देखेंगे कि बाबर ज़्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं पाता। बहुत बड़ा बाबर जो रहता है ये नशेड़ी रहता है समझिए, और नशा करने की वजह से और कंटिन्यू जो युद्ध करता है तो थक के फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और अफगान सेना में तोप खाने का अभाव था, तो बाबर जो था ये तोप के वजह से ही सफल होता है। जब तोप वहाँ पे चलते हैं, जब पटाखा जैसा आवाज करता है तोप का, जितने भी हाथी वाले सैनिक रहते हैं इसके ये बिगड़ जाते हैं यहाँ पे, और हाथियाँ फिर समझिए कुचलना शुरू कर देती हैं अपने ही सेना को। तो इस वजह से भी इसकी हार होती है। और बाबर जो रहता है ये उच्च कोटि का तो खुद ही रहता है, और उच्च कोटि के इसके सैनिक संगठन भी रहते हैं, और इसके तो एक उच्च कोटि के सैनिक भी रहते हैं। जो इसके तीरंदाज जो रहते हैं ये काफ़ी उच्च कोटि के रहते हैं, और जो इसके तोप खाने के भी सैनिक रहते हैं वो भी उत्तम किस्म के रहते हैं। इस वजह से इसकी जीत हो जाती है यहाँ पे। तो इतना मतलब कारण रहता है जिससे पानीपत के युद्ध में इसकी सफलता होती है और अफगानों की असफलता होती है। तो अब ये तो टोटली हो गया मतलब कि पानीपत के युद्ध के बारे में और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन इसमें हमें ये भी देख लेना चाहिए कि आखिर में जो इतना बड़ा सल्तनत है तो इसकी फिर डिक्लाइन क्यों हो जाती है और इसकी समाप्ति क्यों हो जाती है, ये हमें देख लेना चाहिए इसमें थोड़ा सा। तो अब हमें यही देखना है इसमें कि कोई भी देखिए जैसे बड़ा साम्राज्य है तो उसके पूरी तरह से समाप्त होने में एक ही कारण नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। सैनिक कारण तो होता ही है जिससे कि साम्राज्य बाद में हार जाता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कारण रहते हैं जिससे कि सैनिक व्यवस्था कमजोर पड़ती है। उससे पहले आर्थिक व्यवस्था आप देखेंगे कमजोर होगी, तब जाके सैनिक व्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जो कि अलाउद्दीन खिलजी उतना रिफॉर्म करता है, इनका सैनिक स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत सारा रिफॉर्म करता है, लेकिन उसका रिफॉर्म जो रहता है वो असफल हो जाता है, और फिर बाद में वो जाके चीजें लॉन्ग टर्म में पे करनी पड़ती हैं इनको, और पूरी तरह से साम्राज्य डिक्लाइन हो जाता है। तो साम्राज्य बनना और टूटना ये हमेशा से चलते आ रहा है और वो चलेगा, वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम इसमें यही कारण जो देख लेते हैं कि पूरी तरह से मतलब डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये कारण हमें जान लेना चाहिए। तो पहला है कि स्वेच्छाचारी और जो निरंकुश शासन प्रणाली रहती है, अयोग्य सुल्तानों के समय सल्तनत का पतन जो है वो स्वाभाविक है। तो अब आपको समझना पड़ेगा पूरी तरह से जो कंट्रोल है इसमें दिल्ली सल्तनत में किसका है, सुल्तान सबसे ऊपर है। तो मतलब समझिए सुल्तान खलीफा के अंडर है, खलीफा के, लेकिन यहाँ पे खलीफा थोड़ी उतना देखने आ रहा है। निरंकुश शासक रहता है, खलीफा के अंडर ही रहे लेकिन निरंकुश है, जो चाहे लॉ वही बनाएगा। एग्जीक्यूटिव कार्य, लेजिस्लेचर कार्य और जो जुडिशरी कार्य है वो तीनों सुल्तान के पास रहता है, और जितने भी इसके अधिकारी हैं उतना उनके पास पावर है नहीं। मेनली जो लास्ट में डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, वो लेगा सीधे सुल्तान। और जैसे फिर अयोग्य सुल्तान आते हैं तो फैसला तो वो लेते हैं लेकिन फैसला अच्छा नहीं ले पाते हैं, और फिर तुम्हें मतलब बाकियों की सुननी तो है नहीं, तो उस वजह से होता है कि ये प्रभाव पड़ता है फैसला पे, और फैसला फिर आपको लॉन्ग टर्म में पे करना ही पड़ेगा। आपको पता होनी चाहिए फैसला से ही मतलब समझिए जो चीजें हैं वो फ्यूचर डिसाइड होती है। तो इस वजह से निरंकुश शासक रहता है, मतलब इन्हीं के हाथ में टोटल चीजें कंट्रोल में रहती हैं, और फिर गलत डिसीजन जब अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं तो लेते हैं, इस वजह से डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। और दूसरा कारण आप देखेंगे कि विशाल साम्राज्य रहता है, यातायात साधनों की कमी के कारण सुदूर जो प्रदेश है उनको नियंत्रण करने में कठिनाई। तो अब होता है कि साम्राज्य तो जीते जा रहा है, वहाँ पे जो इकोनॉमिकली आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डेवलप हो ही नहीं रहा है, यातायात के लिए साधन ही नहीं है जिससे कि सैनिक तुम जल्दी से भेज सको। तो वो देखेंगे कि जब शेरशाह सूरी आएगा वहाँ पे ये सब वो व्यवस्था करता है, बहुत तरह के सड़कों का जाल बिछाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो अकबर रहता है तो अकबर उसके बाद देखेंगे आएगा, और बहुत सारा जो वो रिफॉर्म कर दिया रहता है, तब अकबर आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब साम्राज्य को पूरी तरह से एकजुट कर देता है। वहाँ पे एक तो शेरशाह सूरी बना के ही गया है हर एक चीज़ों को, और वहाँ पे अकबर आके करता है कि थोड़ा सा और रिफॉर्म करता है, और पूरी तरह से यहाँ पे उन लोगों का शासन स्थापित हो जाता है मुगलों का। और अकबर का ही किया हुआ देखेंगे कि बहुत दिन तक चलते रहता है मुगल साम्राज्य में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो विशाल साम्राज्य तो स्थापित कर लेते हैं ना, वहाँ पे व्यवस्था करना, ना तुम्हें कृषि में कोई रिफॉर्म करना है, बस तुम लोगों को मतलब जो भी चीजें हैं लगान आते रहनी चाहिए, ना कृषि में रिफॉर्म, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ना सड़कें बनानी है, ना जो व्यापारी है उनको सुविधाएं देनी है। इस वजह से इकोनॉमिकली इनका उतना विशाल हो नहीं पाता है। जो कि आप मुगल देखेंगे कि आएंगे
देंगे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के वहाँ पे भारत की इकोनॉमी उभरेगी वहाँ पे 15वीं शताब्दी। तो ये रहता है। और तीसरा कारण आप देखेंगे केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता होती है और जो सूबेदार रहते हैं वो विद्रोह करके शासन अपना स्थापित करते हैं, मतलब स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। जैसे सूबेदार रहते हैं अलग अलग प्रांत में शासन कर रहे हैं यहाँ पे, और जो केंद्र में है ये सुल्तान बैठा हुआ है। लेकिन जैसे सुल्तान यहाँ पे कमजोर हुआ ये सब अपने अपने स्वायत्ता की घोषणा करने लगते हैं। फिर क्या होता है, अगला शासक आता है, वो कैसे भी मान लीजिए अगर इनको जीत लिया तो ऐसा है नहीं कि जीतने में पैसा नहीं लगेगा, तो जीतने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे उसमें सैनिक रिसोर्स आपको झोंकने पड़ते हैं, जो कि इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ता है। और हमेशा जो कंटिन्यू युद्ध चलते रहता है साम्राज्य विस्तार करने के लिए, जो शासन अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके हैं, इस वजह से उत्तम किस्म के एक तो सेनापति मरते ही हैं आपके युद्ध में, और दूसरा है कि इकोनॉमिकली लॉस होती है। तीसरा होता है कि व्यापार में जितने व्यापारी होते हैं अगर शांति स्थापित नहीं है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो व्यापारी हमेशा भाग के चले जाते थे दूसरे जगह पे अगर शासन स्टेबल नहीं है। तो वही मतलब आप आज के भी सिनेरियो में देख सकते हैं, अगर भारत का जो स्थिति है बार बार पॉलिटिकल शासन बदलने लगे, मतलब राजा जैसे हमारे राजा ही हैं अगर मानिए प्रधानमंत्री, लेकिन हम डायरेक्टली उनको जनता चुनती है तो वो डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर बार बार शासन बदलने लगे तो फिर जो इकोनॉमी होती है उसकी हालत खस्ता होने लगती है। जो बाहरी कंपनियां, जो फॉरेन कंपनी है वो यहाँ पे आना बंद कर देंगी, क्योंकि शासन स्टेबल नहीं है। वहाँ पे नीतियाँ भी बदलती है, जैसे कि सुल्तान बदलता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जीतने में बार बार पैसा लगता है, कंटिन्यू युद्ध चलते रहता है, इस वजह से व्यापारी लोग भी भाग जाते हैं यहाँ से, जिससे इकोनॉमिकली लॉस इनको होती है। और चौथा कारण है कि आप देखेंगे कि जो प्रजा रहती है, प्रजा का भी असहयोग रहता है। हिंदू प्रजा जो रहती है वो मेनली हम समझिए हिंदू प्रजा ही है, 1-2% तो ये रहते हैं, बाकी जो है वो हिंदुओं पे ये बहुत सारा अत्याचार करते हैं। इस वजह से हिंदू जनता जुड़ नहीं पाती है, जिससे कि इनको लगान उतना अच्छा मिल नहीं पाता, और जनता हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाती। बाहरी आक्रमण होता है तब भी सपोर्ट नहीं करती, कभी भी जनता सपोर्ट कर ही नहीं। और बिना जनता के सपोर्ट के वहाँ पे साम्राज्य ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। जैसे कि सरकार है, मान लीजिए पब्लिक सपोर्ट में नहीं है तो ज़्यादा दिन तक तुम शासन चला नहीं सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। और उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था, तो ये मुस्लिम हर एक जो शासन बनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव रहता है, जिसमें कि एक बार जैसे राजा मरा तो उसके जितने भी पुत्र हैं, पुत्र तो हैं ही समझिए, सेनापति है वो भी रेस में रहेगा, और सेनापति के साथ जो उसके भतीजे हैं समझिए, चाहे मतलब जो भी उसके परिवार के हैं, सब रेस में अपना लग जाते थे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। सब आपस में लड़ते रहते थे। इस वजह से होती थी कि साम्राज्य में एक तो शांति नहीं रह पाती थी, और फिर यहाँ पे फिर आपका इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, जो कि आपको सैनिक पे वो दिखेगा। जब इकोनॉमी अच्छी नहीं रहेगी तो वहाँ पे आप अच्छी सैनिक भी नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आप आज अमेरिका को देखेंगे तो लगभग 800 बिलियन का उसका रक्षा बजट है, तो ऐसे थोड़ी ही रक्षा बजट बढ़ा लिया है उसका इकोनॉमी पे, मतलब समझिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज देखेंगे चाइना दूसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो दूसरे नंबर की उसकी सैनिक स्ट्रेंथ भी है। तो वही होता है, जैसी इकोनॉमी होती है वैसा फिर सैनिक स्ट्रेंथ रहता है। तो ये उत्तराधिकारी के नियम की वजह से भी जो उत्तराधिकार का युद्ध होते रहता था, इससे इकोनॉमिकली लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और अगला जो रहता है, ये दरबार में एकता का अभाव रहता है। अमीर देखेंगे और उलेमा हमेशा मतलब प्रभावित करते थे शासन। तो अमीर तो देख रहा है कि कितनी बार सल्तनत के शासकों को चेंज कराने में कितना बड़ा भूमिका निभाते हैं। उलेमा जो रहते हैं हमेशा इनका दबाव रहता है, कन्वर्जन कराओ, वहाँ से खलीफा का ये आदेश है। इस वजह से कन्वर्जन की वजह से जो हिंदू जनता रहती है इन लोगों से कभी जुड़ती ही नहीं है। बहुत धर्म परिवर्तन कराया जाता है तलवार के नोक पे, और बहुत जाति की जाती है हिंदू जनता से। जब मन हो जजिया कर लगा दो, जब उनको यूज करना हो जजिया कर हटा दो, मतलब जैसे चाहा इन्होंने यूज किया। इस वजह से जनता है हमेशा इनसे जुड़ी नहीं। जनता नहीं जुड़ेगी तो कुछ भी नहीं कर सकते आप वहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। और देखेंगे मोहम्मद बिन जो तुगलक रहती है उसकी अव्यवहारिक नीति, तो वो फैसला तो सही लेता है, मतलब जो चीजें अभी जरूरत नहीं रहती है वो फैसला ले लेता है। जैसे अभी मान लीजिए टाइम नहीं आई है किसी फैसले की, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, जैसे हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, तो अभी वो फैसला नहीं है कि हम उससे ले लें। लेकिन बाद में अगर फ्यूचर में ये तो दिमाग में है ही कि हमें लेना है, तो अब लेना है। जब फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ बहुत ऊपर चली जाएगी, सैनिकली हम बहुत डेवलप कर जाएंगे, तो वो अपना हम इलाका लेंगे बाद में। लेकिन अभी हम सोच ले कि ले के को पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास, वो लेने का सोचे, तो अभी ये बेवकूफ़ी वाला काम है। वहाँ पे फिर हमें युद्ध में उलझना पड़ेगा और वहाँ पे इकोनॉमिकली लॉस होगी, जो कि अभी हम डेवलपिंग फेज में। एक बार हम डेवलप हो जाए तो जो चाहे वो
करेंगे वहाँ पे, और ये सरकार जानती है तो वो कैसे करना है वो उनको पता है। तो वही चीज़ें रहती है, वो फैसला तो बहुत सारी काम करता है लेकिन फ्यूचर वाला फैसला जो रहता है वो पहले ही ले लेता है, चाहे उस टाइम उसकी ज़रूरत भी नहीं है तो फैसला ले लेता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे तो दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा देता है, तो वहाँ पे देखेंगे सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ता है तो फिर वहाँ पे जनता भाग के जंगलों में चली जाती है, उनके पास टैक्स देने के लिए पैसा ही नहीं रहता। और दूसरी बात वहाँ पे देखेंगे ट्रांसऑक्सियाना वाला इलाका जीतना चाहता है, उसको भी जीतने में फिर 3 लाख सैनिकों को एडवांस में सैलरी दे देता है, सैनिक अपने में गुटबाजी करने लगते हैं। फिर खुरासान का अभियान के लिए भेजता है, जिसमें कि माना जाता है कि 1 लाख सैनिकों को भेजता है तो 10 ही सैनिक बच के आते हैं। खुरासान जो कि इसका तिब्बत का जीतने का प्लान रहता है वो भी फेल हो जाता है, और फिर दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी राजधानी ले जाता है, जो कि इसका प्लान फेल हो जाता है। मतलब मिडिल में जाके देवगिरी बीच वाले इलाके से सोचता है कि हिंदुस्तान के पूरी तरह से बीच वाले इलाके में चला जाऊँ और उत्तर वाला भी इलाका कब्जे में रख सकूँ, दक्षिण भारत जो जीता है मैंने वो भी कब्जे में रख सकूँ। और दूसरा प्लान इसका ये भी रहता है कि ट्रांसऑक्सियाना वाला इलाका जीतना था, और मंगोल आक्रमण तो कर ही रहे थे बार बार, तो सोचा था कि मंगोलों को दिल्ली में हरा के और फिर ट्रांसऑक्सियाना वाला जो इलाका है जहाँ से तुर्की आए हैं जनजाति, वो वाला इलाका जीतना चाहता था। तो ये भी इसका जो प्लान रहता है ये फेल ही हो जाता है समझिए। फिर से इसको राजधानी नॉर्थ में ले जानी पड़ती है और इससे इकोनॉमिकली लॉस होता है। समझिए कि राजधानी यहाँ पे देवगिरी में इस्टेब्लिश करता है, जितने भी ट्रेडर रहते हैं वो बहुतों दिनों के लिए ट्रेडिंग रुक जाता है, व्यापार रुक जाता है, व्यापारी को फिर से यहाँ पे लाना पड़ता है, मतलब पूरी व्यवस्था करके यहाँ पे लानी पड़ती है और फिर वहाँ पे फिर ले जानी पड़ती है राजधानी को। तो इसमें बहुत पैसा लगता है। और जो दिल्ली सल्तनत पे आप देखेंगे मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो इल्तुतमिश के टाइम से ही देखेंगे मंगोलों का आक्रमण शुरू हो जाता है। बलबन के टाइम भी शुरू होता है, तो दीवानी आरिज नाम की जो सैन्य विभाग आप देखेंगे तो बलबन इसी वजह से बनाता है, उसको परमानेंट सैनिक चाहिए था तो वहाँ पे बनाता है ताकि मंगोलों को डिफीट किया जा सके। और उसके बाद देखेंगे कि जब अलाउद्दीन आता है तो उसको मतलब ज़्यादा उस टाइम पीक पे रहता है मंगोल आक्रमण, तो उसको सेना बनानी पड़ती है, और जब परमानेंट सेना करता है, नगद सैलरी देने की व्यवस्था करता है, उसके बाद उसको करना पड़ता है कि मार्केट रिफॉर्म करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं, पैसा नहीं है और नगद सैलरी तुम दे रहे हो उसको, तो इस वजह से मार्केट रिफॉर्म करना पड़ता है। और उस टाइम भी बहुत जास्ती की जाती है जो नोबिलिटी मतलब जो जनता रहती है उस पर, तो उससे भी जनता नाखुश रहती है। तो मंगोलों का भी आक्रमण बहुत बार युद्ध होता है समझिए। जो तुगलक रहता है तो 29 बार देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों से लड़ के फिर उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है और वहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश की समाप्ति करके, वो मैंने वहाँ पे आपको बताया ही था। और फिर जो है ये तैमूर का भी आक्रमण होता है, देखेंगे कि 1398 ईस्वी में, और समरकंद का शासक था तैमूर लंग था और ये भारत पे आक्रमण करता है उस टाइम। और देखेंगे दिल्ली लगभग 100 साल पीछे चली जाती है, इकोनॉमिकली तो पूरा लॉस हो जाता है। और ये सिनेरियो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे तैमूर आक्रमण होता है, तो उसको तुगलक वंश वाला आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगी। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से तैमूर के आक्रमण के बारे में बताया था कि कैसे कैसे तैमूर आता है, फिर दिल्ली में कत्लेआम मचाता है, 1 लाख हिंदुओं को तो पहले ही बंदी बनाया रहता है, उसको मरवा देता है वहाँ पे, फिर दिल्ली में कत्लेआम मचाता है, पूरी तरह से जितनी संपत्ति रहती है उसको लूट के ले जाता है। और खिर्ज खा जो रहता है इसको यहाँ का शासक नियुक्त करके जाता है। बाद में खिर्ज खा समझिए कि दिल्ली सल्तनत पे अपना ही राज्य स्थापित कर देता है वहाँ पे, और दिल्ली लगभग 100 साल पीछे चली जाती है, इतना लूट मचाता है। और यहाँ से समझिए मतलब कि दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन शुरू होता है तैमूर के आक्रमण से, और पूरी तरह से जब बाबर खत्म कर देता है यहाँ तक चलते रहता है इनका। और अगला जो कारण है इसका, अस्थाई सेना का अभाव था इसमें। अस्थाई सेना मतलब कि परमानेंट सैनिक तो समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी स्थापित करता है, लेकिन जो सैनिक रहती है आपको ये भी समझना पड़ेगा वो इक़्तिदारों के अंडर में रहती है, हर एक इक़्तिदार अपना सैनिक रखता है, और ये जो सैनिक रहता है तो ये इक़्तिदार के प्रति लॉयल रहते हैं, कोई भी सैनिक सुल्तान के प्रति लॉयल नहीं रहता है। और ये इक़्तिदार समझिए बहुत करप्शन करते थे, 10,000 बोलते थे हम सैनिक रखे हुए हैं, लेकिन सैनिक एक्चुअल इनके पास 7,000 ही रहता था। जब सैनिक दिखाना होता था तो ये करते क्या थे कि एक इसमें 3,000 किसानों को भर लिए दिखाने टाइम में, किसानों को बोले कि चलो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे जब खड़ा किए लाइन में तो 10,000 दिखा दिए सुल्तान को। और सैनिक कितनी है इनके पास, 7,000 है। युद्ध में सैनिक मान लीजिए 10,000 लाए तो टट्टुओं को भर लिए, किसी को भी सैनिक में भर लिए, वहाँ पे भर के फिर युद्ध में वो मरेंगे ही, वो युद्ध क्या करेंगे समझिए, जो सैनिक है ही नहीं वो युद्ध क्या करेगा। दूसरी बात है ये जो घोड़े भरते थे तो घोड़े की जगह पे आप देखेंगे कि खच्चरों को भर देते थे, और इनको एक लाइन में दिखाना होता था, जैसे कि कोई फील्ड है उसमें लाके इनको घोड़ों को दिखाना होता था। तो उसमें उत्तम किस्म के घोड़े नहीं भी हैं तो समझिए इक़्तिदार जो है ये सैलरी उत्तम किस्म के घोड़े की ले रहा है, लेकिन वहाँ पे सैलरी घोड़े जो निम्न किस्म के है उसको दिखा रहा है, खच्चरों को उसमें भर दिया है, कोई गधों को भर दिया है उसमें। तो ये व्यवस्था रहती है तो सैनिक में भी परमानेंट इनकी व्यवस्था रहती नहीं है। ज़्यादातर इक्विपमेंट
सैनिकों को मिलती नहीं है। और यहाँ पे जैसे आते हैं, समझिए ये तुर्की आते हैं तो ये क्यों यहाँ पे भारत में सफल होते हैं, क्योंकि इनके पास फास्ट मूविंग जो हॉर्स रहती है, इस वजह से ये सफल होते हैं। और यहाँ पे भारतीय सेना के पास क्या रहती है, हाथियाँ रहती है। गज सेना देखेंगे, बहुत बड़े बड़े जो गज सेना रहती है, इस वजह से मतलब तुर्की ज़्यादातर सफल होते हैं, क्योंकि उनकी फास्ट सेना रहती है घोड़ों के वजह से। लेकिन ये यहाँ पे तुर्की जब आते हैं तो अब इनको किससे लड़ना है, भारतीयों से लड़ना है, राजपूतों से लड़ना है, और जो भी भारतीय शासक है। तो यहाँ पे सेना में क्या है, हाथियाँ है। तो ये लोग अपने सेना में भी हाथियाँ भरना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जो घोड़ों का महत्व रहता है वो कम हो जाता है, हाथियों का महत्व बढ़ जाता है। और फिर वही होगा जब तैमूरी फिर आएगा बाबर, तो वो घोड़े की वजह से फिर से जीतेगा इन लोगों से, क्योंकि अब इनकी सेना इंडियन सेना जैसी हो गई है, क्योंकि इनको इंडियन से लड़ना होता है। तो ये लोग भी हाथी अपने सेना में भर लेते हैं। और फिर जैसे आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी पालकी में बैठ के आता है, हाथी के ऊपर बैठ के आ रहा है, फिर उसको वहां पे मार दिया जाता है। तो हाथियों की वजह से फिर ये लोग यहाँ पे युद्ध हारते हैं, क्योंकि हाथी जो सेना है, ये समझिए हाथी जिस सेना में बहुत स्लो सेना होगी, जो हॉर्स वाली सेना होगी वो फास्ट भागेगी। और इन लोगों के पास तोप वगैरह भी नहीं रहते हैं, जो कि देखिएगा बाबर तोप लेके आता है, और कुशल सेनापति उसके रहते ही हैं। और तुलुगमा युद्ध पद्धति का वहाँ पे यूज करता है। वो तुलुगमा युद्ध पद्धति होती है, बैलगाड़ी आगे लगा दिया जाता है यहाँ पे, और यहीं पे समझिए तोप आगे रखा जाता है, तोप आगे रखा जाएगा, बैलगाड़ी रहेगी, बैले आगे रहेंगी, और सेना जो है ये 4 भागों में बांट दिया जाता है। तुलुगमा युद्ध पद्धति आप देखेंगे तो 2 सेना आपके पीछे से आक्रमण करेगी इनको घेर के, और तीर कमान चलाने वाले यहाँ पे रहेंगे बीच में, और रास्ता बीच में बना दिया जाता है गली जैसा, इसमें से ये निकलेंगे। और ये जो मान लीजिए बीच में सेना लड़ रही है, बीच में निकलेंगे, और ये तीर कमान वाले जो सेना है ये निकलेंगे, इन पे तीर बरसाएंगे हाथियों पे, और यहीं पे पटाखा जैसा छोड़ा जाएगा। ये जो तोप खाना रहता है बारूद, तो जब आवाज़ करेगा तो ये हाथी रहेंगे, ये बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ के जब ये अफरा तफरी मचाएंगे तो ये भी सेना आक्रमण कर देगी, ये भी कर देगी, ये भी कर देंगे, और ये जितनी भी सेना है ये खुल के आक्रमण करना शुरू कर देगी। तो ये तुगलकुमा युद्ध पद्धति रहती है। तो अब सैनिक के बारे में तो समझिए कि यहाँ पे पढ़ाना उतना लाजमी नहीं रहता। वो जब आप बड़े अधिकारी सैनिक में बनेंगे तो ये सब युद्ध पद्धति है, ये सब बताई जाती है आप लोग। और इब्राहिम लोदी से आप देखेंगे अमीर और जो सरदार रहते हैं और जो इनके नोबिलिटी रहती है अफगान, वो भी नाराज ही रहती है। ये लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं अमीर वगैरह, तो इक्विपमेंट की यहाँ पे कमी हो जाती है। मतलब इन सब कारणों से फिर होता है कि ये लोग हार जाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इनकी अब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मैं आपको बताऊंगा, 1 से 2 वीडियो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में आएंगे। ये मैं आपको प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट करा दूंगा। 2 वीडियो लगभग मान के चलिए कि आएंगे। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हम देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। और जो कम्युनिटी सेक्शन पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए ये सब पढ़ना बेकार है। तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफ़ी फायदा होगा वहाँ पे आपको। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में मैं आपको प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट कराऊंगा। 2 वीडियो आएंगी लगभग, उसमें आप ये मान के चलिए। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं।